नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली बार जो आपका पेपर हुआ है 101 शिफ्ट में, उसके 2500 क्वेश्चंस 25 दिन में करवा रहे हैं। 16वां ये क्लास है। तो आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, अभी आपके कितने क्वेश्चंस बचे हैं इस क्लास को देख लोगे तो 900 क्वेश्चंस बचेंगे। तो मैं जो है ना, कल से आपको 2-2 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस करके 3 दिन में करवा दूंगा। ठीक है, कल 200, फिर अगले दिन 200, फिर अगले दिन 200, फिर जो है और 200 बच जाएंगे, तो वो भी 200 जो है मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगा। यानी 200 करके 4 क्लास आपको मिलेगी। और करेंट अफेयर्स की भी जो है 200 करके क्लासेस आएंगी। आज रात में भी आपको टॉप 200 क्वेश्चंस करवाएंगे करेंट अफेयर्स के, वो भी आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अनंत से ध्रुव की ओर धीरे धीरे उत्तल दर्पण के निकट ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब के संबंध में क्या कह सकते हैं? भाई बताइएगा, जब किसी वस्तु को अनंत से ध्रुव P की ओर धीरे धीरे उत्तल दर्पण के निकट ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब के संबंध में क्या कह सकते हैं? ए में लिखा है मुख्य फोकस पर रहता है। नहीं, मुख्य फोकस F से ध्रुव P की ओर, ठीक है, गति करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उस सही कारण का चयन कीजिए जो इसकी व्याख्या करता है कि क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल जो है विद्युत का चालन नहीं करते। बताइए वह कौन सा कारण है जो इसकी व्याख्या करता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ये विद्युत का चालन नहीं करते। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि वे विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। भाई ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं ये विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की विशेषता का सटीक वर्णन करता है? परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी विशेषता का सटीक वर्णन इनमें से कौन से ऑप्शन में किया गया है? क्या ये नाभिक में स्थित होते हैं? ये निश्चित कक्षाओं में नाभिक के परिध घूमते हैं। बिल्कुल ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विशेषता का सटीक वर्णन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कि ये निश्चित कक्षाओं में नाभिक के परिध घूमते हैं। ठीक है। कम फोकल लंबाई एफ वाले लेंस में क्या होगा? तो देखिए, जिसकी फोकल लंबाई कम होगी ना, उसमें क्या होगा कि पावर जो है ये अधिक होगा। याद रखना, जिसकी फोकल लंबाई कम होगी उसमें पावर जो है वो अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक पावर होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता का सही व्याख्या करता है? भाई कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है। कौन से ऑप्शन में? ए में लिखा है कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। बी में लिखा है कोशिकाओं की आकृति और आकार केवल जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। गलत। साथियों, क्या पादपों और जंतुओं की कोशिकाओं की आकृति और आकार एक समान होता है क्या? गलत। डी में सभी कोशिकाओं की आकृति और आकार प्रत्येक जीव में स्थिर रहता है। गलत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। ए में लिखा है, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होता है तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। यह बिल्कुल सही बात है। बी में लिखा हुआ है कि जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो अधातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, क्योंकि धातु का पहले लिखा जाता है, याद रखना। सी में लिखा है आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल, आयन पर जो संयोजकता होती है या आवेश होती है ये संतुलित होना चाहिए, यानी सी भी सही है। ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिल्वर का संक्षारण होने पर बनने वाली काली परत क्या होती है? जब सिल्वर का संक्षारण होता है तो उससे बनने वाली जो काली परत होती है वो सिल्वर सल्फाइड होती है। सिल्वर सल्फाइड आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। क्या सिल्वर के संरक्षण होने से कॉपर ऑक्साइड बनेगा? नहीं। जिंक ऑक्साइड बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा? नहीं। सिल्वर सल्फाइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाली धातुएं जैसे कि सोना और चांदी सामान्यतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों? बताइए,
क्योंकि ये अत्यधिक अनभिक्रिय होती है, यानी ये अत्यधिक मतलब कि ये किसी से अभिक्रिया करती ही नहीं है, ना के बराबर अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जो है आर इक्विवेलेंट का मान कितना होता है, सिंपली आप जितने भी प्रतिरोधक दिए हुए होते हैं उन तीनों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है, 2 + 3 + 5 तो हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ओम भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल घुमाया जाता है। मान लेते हैं एक पत्थर है, यहाँ पर एक धागे से बांधा है आपने और गोल घुमा रहे हैं आप, तो क्या पत्थर जो बांधे हैं वो इस प्रकार से घूमेगा। आप इससे क्या प्रदर्शित होती है कि पत्थर में वृत्तीय गति है, बिल्कुल गोल घूम रहा है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है, सार्डिन, झींगा, कटला, नहीं, लेग हॉर्न नस्ल का, लेग हॉर्न नस्ल जो कि एक मुर्गी की प्रजाति है, इसका उपयोग देखो ये इसका उपयोग जो है मुर्गी पालन में किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपककर फैलते हैं, बताइए। इनमें से किसके कांटेदार बीज जो हैं जंतुओं के शरीर से चिपक कर फैलते हैं, सूरजमुखी के नहीं, मदार के नहीं, सहजन के नहीं, जैंथियम के। जैंथियम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, किसके कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर फैलते हैं, तो भाई जैंथियम के। अगला सवाल है, उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है, बताइए। उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला प्रभावी अवरोध बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तेजी से रक्त प्रवाह होने देने के लिए नहीं, पेशियों के संचालन को सुगम बनाने के लिए नहीं, उन्हें विद्युत संकेतों को प्रेषित करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो उपकला उत्तक होती है, उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाले प्रभावी अवरोध बनाने के लिए। अगला सवाल है, लकड़ी के एक ठोस घन का घनत्व जल से कम है, ठीक है, तो जब इसे जल में रखा जाएगा तो कौन सा कथन होगा भाई। लकड़ी का एक ठोस घन है जिसका घनत्व जल से कम है, तो वो सिंपल सी बात है, पानी में डूब जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। घन अपने संपूर्ण आयतन के साथ जल के पृष्ठ पर तैरेगा, यार कैसे, गलत। बी में लिखा है, घन आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगा और अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करेगा। यही तो उत्प्लावन का नियम कहता है, जो कि आर्किमिडीज ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल कितनी बार हृदय से होकर गुजरता है। देखिए, मानव की अगर बात करें ना साथियों, मानव में 4 कक्ष होते हैं हृदय में, और मानव का जो रक्त होता है ना पूरे शरीर में, ठीक है, शरीर में देखो एक बार हृदय से शरीर तक जाता है और फिर शरीर से हृदय की ओर, यानी 2 चक्र होता है भाई मानव में। लेकिन मछलियों में क्या होता है कि इसमें 2 कक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्कर में केवल एक ही बार हृदय से होकर गुजरता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 2 और 1 बार। अगला सवाल देखिएगा, मटर के निम्नलिखित विपरीत लक्षणों में से किसका उपयोग मेंडल द्वारा नहीं किया गया था। देखो, गोल झुर्रीदार बीज का प्रयोग किया गया था, सफेद बेगनी पुष्प का प्रयोग किया गया था, लंबे व बौने पौधे का प्रयोग किया गया था, क्या हरा और सफेद बीज का प्रयोग किया गया था। क्या, मैंने तो यार ऐसा आज तक कहीं नहीं पढ़ा है। क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो ए करेक्ट आंसर होगा, हरे और सफेद बीज। अगला सवाल है, अमीबा जैसे जीवों में जनन की अलैंगिक विधि कौन सी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अमीबा जैसे जीवों में जनन की अलैंगिक विधि, भाई अमीबा में अलैंगिक जनन होता है और अमीबा किस विधि से अपना प्रजनन करता है, तो बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परमाणु की त्रिज्या को प्राय किसमें मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सेंटीमीटर यहां बताओगे, गलत हो जाएगा, नैनोमीटर याद रखना। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹। देखो, परमाणु की त्रिज्या को जो है ना प्राय नैनोमीटर में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा एक जड़त्व का उदाहरण नहीं है। ए में है, बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना, ये तो जड़त्व का ही उदाहरण है।
एक गेंद का घर्षण रहित सतह पर सदैव लुढ़कते रहना, ये भी जो है जड़त्व का उदाहरण है। पीटने पर कालीन से गिरती धूल, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। सी आपका गलत है कि एक किताब का खुरदरी सतह पर फिसल कर रुक जाना, ये जड़त्व का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि मानने वाला मूलभूत गुण यह है कि उसमें क्या होता है। देखो सदिश राशि आप किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, जैसे वेग, संवेग, बल, ये सभी सदिश राशियां हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि मानने वाला मूलभूत गुण यह है कि इसमें दिशा और द्रव्यमान दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक समान वेग यानी v से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में ऊर्जा का कौन सा रूप होगा। तो देखो एक समान वेग से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में ऊर्जा का जो गुण होता है वो होता है हाफ mv², यानी इसको आप क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा होता है। अगला, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल का वर्णन करने के लिए किस उपमा का प्रयोग किया था। तो क्रिसमस पुडिंग का, ठीक है, क्रिसमस पुडिंग या फिर इसको पल्म पुडिंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आपके भवन के मुख्य लोहे के गेट पर समय के साथ जंग किस कारण लग जाती है। मान लेते हैं आपका घर है, उसमें लोहे का गेट लगा हुआ है, समय के साथ वहां जंग लग जाता है, किसके कारण लगता है। तो देखो नमी और ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी फसल सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनकों का चयन करना और उनका संकरण करना शामिल होता है। बताइए इनमें से कौन सी फसल सुधार विधि है जिसमें वांछनीय गुणों वाले जनकों का चयन करना और उनका संकरण करना शामिल होता है। तो संकरण ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर ध्वनि न सुन पाने का सही कारण है कि चंद्रमा पर यार ध्वनि सुनाई नहीं देती है, क्यों। देखो ध्वनि की तो जो तरंग होती है वो वैक्यूम यानी निर्वात में पार नहीं कर सकती है। ध्वनि को पार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और आप सभी को पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं होता है, और जहां वायुमंडल नहीं यानी निर्वात, तो वहां पर ध्वनि पार नहीं कर सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। बताइए मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है। एमाइलेज होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इसको अवक्षेपण, इसमें अवक्षेप बनता है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ये जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिए, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य वास्तविकता से पहले उदय होता है और देर से अस्त होता है। बताइए क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य वास्तविकता से पहले ही उदय होता है और देर से अस्त होता है। देखते हो ना, सूर्यास्त से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, सूर्योदय से पहले ही, और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडलीय अपवर्तन करेक्ट आंसर होगा। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो भाई जिंक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा है, सीधी रेखा में, ठीक है, जो कि बिंदु ए से बी तक ये जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो विस्थापन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है, तो विस्थापन बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि विस्थापन नहीं होगा। तो इसमें देखो विस्थापन जो है ना, विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है, यानी विस्थापन जितनी दूरी जाएगा उतना ही होगा, तो विस्थापन 10 किलोमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है लैंगिक जनन की घटनाओं के सही क्रम को निरूपित करता है। लैंगिक जनन, जैसे कि मानव में लैंगिक जनन होता है, तो मानव में क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है, फिर जो है भ्रूण का निर्माण होता है, और जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो वो गर्भाशय में अंतस्थापित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। बताइए एक सीधे तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये किस पर निर्भर करती है भाई।
बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट आएगा धारा और तार की दूरी पर, धारा और तार की दूरी पर। अगला सवाल है आमाशय की भित्ति में किस प्रकार का पेशीय उत्तक मौजूद होता है? आमाशय भित्ति, आमाशय की भित्ति में चिकनी पेशी उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है त्वरण तब धनात्मक होता है जब वह वेग की दिशा के विपरीत होता है। गलत यार, त्वरण तब धनात्मक होगा जब वेग जो है वो दिशा में होता है, मतलब कि वेग के दिशा में होता है। यहाँ उल्टा लिखा है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या मीटर प्रति सेकंड होता है क्या? नहीं, त्वरण की इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये भी गलत है। सी में लिखा है दिशा चाहे जो भी हो त्वरण सदैव धनात्मक होता है। गलत, दिशा चाहे जो भी हो नहीं, दिशा अगर वेग की दिशा में हो तो धनात्मक होगा और अगर वेग के विपरीत दिशा में होगा तो त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि त्वरण तब ऋणात्मक होता है जब यह वेग के दिशा के विपरीत कार्य करता है, यानी यह कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अर्धसूत्री यानी देखो मियोटिस कोशिका विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य को निरूपित करता है? बताइए। अर्धसूत्री, देखो कौन सी क्रिया है जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य को निरूपित करती है? उत्सर्जन नहीं, प्रजनन। प्रजनन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखना प्रजनन। देखो क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं और ये क्वेश्चन सारे पिछली बार आपके पूछे गए सवाल है और यही क्वेश्चन फिर घुमा फिरा के आपको जो है पूछे जाएंगे। साथियों ध्यान से देखिए, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? देखो इंद्रधनुष जो है ना अपवर्तन और परिक्षेपण, उसके बाद आंतरिक परावर्तन और फिर अंतिम अपवर्तन के कारण बनता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वैसे याद रखना इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा गलत है ये आपको चुनना है। डी में लिखा है किसी तरल में दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है क्या? बिल्कुल, किसी भी तरल में जो दाब होता है प्रेशर, ये सभी दिशाओं में कार्य करता है, ये बात सही है। किसी तरल में दाब गहराई के साथ बढ़ता है, किसी भी तरल में दाब क्या गहराई के साथ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बी में लिखा है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल प्रेशर बराबर एफ बाई एरिया, यही होता है, ये भी सही है। ए में लिखा है किसी तरल में दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करता है क्या? गलत, किसी भी तरल में क्या दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करती है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, यही आपका गलत है। अगला सवाल है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यार देखो अपघटित हो रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है, यार ये अपघटन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है? बताइए, इनमें से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है? तो भाई यांत्रिक ऊर्जा का रूप इनमें से कौन सा एक है, यही आपको बताना है भाई। देखिए करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जीवों में मुकुलन का सही क्रम कौन सा है? बताइए, जीवों में जो मुकुलन होता है इसका सही क्रम कौन सा है? तो मुकुलन में सबसे पहले मुकुल का निर्माण होता है, सबसे पहले ये मुकुल का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? मुकुल के निर्माण के बाद जो है ना, देखो क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। जैसे ही निर्माण होगा उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा, ये आपका दूसरे, ये उसके बाद ये जो आएगा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। फिर कोशिका विभाजन होगा, ये दूसरे, फिर 2 आएगा। उसके बाद जो है ना आपका देखो 1 आया पहले, फिर 3 आया, फिर 2 आया, उसके बाद आपका 4 आएगा कि अंतिम में मुकुल का पृथक्करण होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला अभिकथन ए और कारक कारण आर के संबंध में सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए में लिखा है कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलेय लवण बनते हैं। क्या अवक्षेपण अभिक्रिया में कोई विलेय लवण बनता है क्या? नहीं, ठोस अवक्षेप बनता है ना, इसमें विलेय लवण थोड़ी बनता है, ये गलत बात है भाई। कारण लिखा हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल आयनों का आदान प्रदान होता है, ये सही है, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्प के परागण में सहायक होता है? तो कौन सा जीव होता है जो पुष्प के परागण में सहायक होता है? तो मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक विद्युत गीजर में 10 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रभावित करने पर
100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो गीजर का प्रतिरोध क्या होगा भाई, बताइएगा। तो साथियों आप सभी को पता है कि ऊष्मा बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है H इक्वल टू, ठीक है, I स्क्वायर इंटू RT। आप सभी को पता होगा ये फॉर्मूला, तो लगाइए। यहाँ पर ऊष्मा आपको दे के रखी है, कितना ऊष्मा प्रभावित हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, तो 100 जूल। तो 100 जूल यहाँ पर हम ले लेंगे। I स्क्वायर, I का मान 1 एम्पियर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद R तो आपको निकालना ही है। T कितना, टाइम कितना दे के रखा है, 10 सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 10R बराबर 100 और R बराबर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। यही ना होगा, तो 10 ओम आपका प्रतिरोध यहाँ निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्राकृतिक वन आवरण और विभिन्न वन उत्पादों का संरक्षण करेगी। वनों की कटाई, जंगलों का जलाना, हरे जंगल में चराना, गलत, वनीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परिष्करण विधियां व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। इनमें से कौन सी परिष्करण विधियां है जो व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत रासायनिक विधियां, आयनिक विधियां, भौतिक विधियां या रासायनिक विधियां। तो याद रखना रासायनिक विधियां भाई। कौन सी परिष्करण विधियां हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, तो रासायनिक विधियां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मिश्रण और यौगिकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सही वर्णन करता है, बताइए। कौन सा कथन है जो मिश्रण और यौगिकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सही वर्णन करता है। में उनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, कोई भी मिश्रण और यौगिक के बीच अंतर, महत्वपूर्ण अंतर यही होगा कि उनके जो घटक होंगे इनको भौतिक विधियों से अलग किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जब कोई कंपमान पिंड यानी कंपन करती हुई पिंड ध्वनि उत्पन्न करती है तो घटनाओं का सही श्रृंखला कौन सा होगा। तो सबसे पहले ध्वनि तो कैसे उत्पन्न होगी, सबसे पहले कंपन होगा, तो इस ऑप्शन को तो आप हटा ही दीजिए। सबसे पहले कंपन होगा, कंपन के बाद विद्युत नहीं, ये भी हटा दीजिए आप। कंपन के बाद प्रकाश, ये भी हटा दीजिए। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले कंपन होगा, फिर माध्यम के कणों में कंपन होगा, ठीक है। उसके बाद ध्वनि तरंग का संचरण होगा और ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, CH3COCH3 का सही IUPAC नेम क्या है। तो ये एक प्रकार का प्रोपेनॉन है जो एक कीटोन है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य करती है। तो मेरुरज्जु, याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड। अगला सवाल देखिएगा, किसी तत्व के किस प्रकार के अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है, बताइए। किसी तत्व के किस प्रकार के अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। तो करेक्ट आएगा एकल परमाणुक में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करती है लेकिन जलीय HCl परिवर्तित करती है। सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है। ये देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करती है, ठीक है। ये शुष्क अवस्था में कैसे कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी HCl केवल जल में विलीन होने पर H+ आयन मुक्त करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में माता पिता से कौन, देखिए मनुष्यों में माता पिता से कौन बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। तो याद रखना पिता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। धातुओं के निष्कर्षण के समय निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। धातुओं के निष्कर्षण के समय इनमें से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। ए में लिखा है, उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी की धातुओं को पिघले हुए अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है, मध्यम अभिक्रियाशीलती, देखो जो मध्यम अभिक्रियाशीलती श्रेणी की धातु होती है प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ये भी सही है। सी में लिखा है, ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड से धातु निष्कर्षण करना आसान है, गलत। ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो पर्यावरण पर दबाव को कम करने और संधारणीय जीवन को बढ़ावा देता है। अधिक उत्पादन करे और अधिक उपभोग करे, गलत। उपयोग करे और त्याग करे, गलत। जितना संभव हो उतना निष्कर्ष करे, गलत। कम उपयोग करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे यानी रिसाइकलिंग करे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जनन प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि जंतुओं में दोनों जनकों के गुण संतानों को वंशागति में प्राप्त हो। तो भाई लैंगिक जनन में दोनों जनक चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
एक गेंद को 5 सेंटीमीटर लंबे आनत चिकने तल के शीर्ष से, ठीक है, विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, ठीक है। तो तली पर पहुंचने के बाद यह चिकनी सतह पर क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखो साथियों, समझने वाली बात है, यदि आनत तल और क्षैतिज दिशा दोनों चिकनी यानी घर्षण रहित, चिकनी का मतलब क्या है, चिकनी यहाँ लिखा है ना, तो इसका मतलब कोई घर्षण नहीं है, तो चिकनी रहित है, तो गेंद जो है ना आनत तल पर नीचे आते समय क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देगी। स्थितिज ऊर्जा को, विराम अवस्था में था ना, तो स्थितिज ऊर्जा को ये गतिज ऊर्जा में बदल देगी। और देखो क्षैतिज जो है क्षैतिज सतह पर जो है घर्षण नहीं होने के कारण उसकी गति कम नहीं होगी। घर्षण अगर नहीं होगा तो कम कैसे होगी गति, इसीलिए गेंद रुकेगी नहीं बल्कि लगातार चलती रहेगी। तो हम लगातार चलती रहेगी तो हम कह सकते हैं कि घर्षण रहित यानी चिकनी क्षैतिज सतह पर गेंद जो है अनंत दूरी तक जाएगी। भाई बोल सकते हैं ना हम, अनंत दूरी तक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तथा शेष सब कुछ समान रहे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधी कर दी जाए, ठीक है, आधी कर दी जाए तो भाई उनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, बल 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, पशुओं में उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, पशुओं में उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाई देखिए, पशुओं में जो उपकला उत्तक होता है ना, ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर के अंगों और गुहाओं को ढकना और उनकी रक्षा करना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, 1000 वाट बिजली खपत करता है तो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में वो कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? देखो, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है साथियों? पावर इनटू टाइम, ठीक है। बेसिकली पावर कितना लग रहा है यहाँ पर? पावर 100 वाट लग रहा है। टाइम आपको 1 घंटे दे के रखा है, ठीक है। तो देखो, पावर आपको यहाँ पर जो है ना 1000 वाट को हम 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट, ठीक है। और 1 घंटा लग रहा है, तो यार सिंपल सी बात है यार, ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय होता है। एनर्जी बराबर क्या होता है आपका? पावर इनटू टाइम, यही तो होता है ना। तो पावर आपको कितना दे के रखा है? 1000 वाट और टाइम 1 घंटे, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है, किसी पिंड पर कार्यरत नियत बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? नियत बल के द्वारा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका क्या होना चाहिए भाई? ए में लिखा है, बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। गलत बात है। यदि बल, देखो, यदि बिल्कुल शून्य हो सकता है ना, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी है आपने, इधर से कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, और फिर इधर से कोई भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है मान लेते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 ही तो होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो यार यहाँ बोला है कि बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, गलत बात है। देखो 2 में लिखा है, यदि बल और विस्थापन की दिशा समान है तो कार्य धनात्मक होगा। बिल्कुल, यानी मान लेते कोई वस्तु है, बल आप इसी दिशा में लगा रहे हैं, तो बिल्कुल विस्थापन जो है, विस्थापन की दिशा समान होगी तो कार्य आपका धनात्मक होगा। यह बात सही है। और कार्य का मात्रक जूल होता है, यह भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक है जो रियो स्टेट को निरूपित करता है? साथियों, रियो स्टेट, देखो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन और उस पर एक तीर बना हुआ होता है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, एल्केन वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्केन अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या होता है? बताइए, एल्केन वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्केन अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। भाई बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु को दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, तब उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा?
तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको निकालना है। बेसिकली आवर्धन क्या होता है, V/U, यही तो होता है ना। तो V का मान आपको यहाँ कितना दे के रखा है, देखिए ना, आसानी से आप देख सकते हैं V का मान यहाँ पर कितना दे के रखा है आपको साथियों। तो देखो V का मान ये है ना 30 सेंटीमीटर, 30, और U का मान कितना दे के रखा है, 40 दे के रखा है। तो बेसिकली इसको काटोगे तो 3/4 आएगा, और 3/4 ये प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण पूछा है ना, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो है ना ये आवर्धन का मान आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी +3/4 हो जाएगा। ध्वनि तरंग की प्रबलता, देखो ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में कौन से कथन सही है, बताइए। ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ए में लिखा है प्रबल ध्वनि का आयाम मृदु ध्वनि की तुलना में कम होता है, गलत बात है। प्रबल ध्वनि का आयाम यार मृदु ध्वनि की तुलना में कम कैसे होगा, अधिक होगा ना। 2 में लिखा है प्रबल ध्वनि में अधिक ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। और 3 में लिखा है ध्वनि की प्रबलता कान की संवेदनशीलता की माप है, बिल्कुल, यानी 2 और 3 सही है। एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का उदाहरण नहीं है। देखो धुआं, कुहासा, दूध, ये तीनों कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। वायु जो है ना ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वाक्यांश बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। इसका क्या अर्थ है। वाक्यांश दे के रखा कि बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि डीएनए प्रतिकृतियों में थोड़ा अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतुलित बल को निरूपित करता है भाई, संतुलित बल को। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती हुई गेंद नहीं, साइकिल से पहाड़ी पर जाता व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति एक डिब्बे को विपरीत दिशा में समान बल से धक्का दे रहे हैं, यही तो यार संतुलित बल है। संतुलित बल आप किसको बोल लेते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से कोई बल लगा रहा है समान न्यूटन 5 न्यूटन में, इधर से कोई बल लगा रहा है 5 न्यूटन में, तो ये संतुलित बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही संतुलित बल को निरूपित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पादप और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की सही तुलना करता है। देखो दोनों में समान आकार की रिक्ति वैक्यूल होती है क्या, नहीं, दोनों में रिक्तिकाएं अनुपस्थित, गलत। जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका, गलत। पादप कोशिकाओं में बड़ी तथा जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ये सही है। अगला है, चिकित्सक हमारी नाड़ी स्पंदन इनमें से कौन से नामक उपकरण की सहायता से अनुभव करते हैं। तो भाई स्टेथोस्कोप की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब प्रकाश की एक समानांतर किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद यह क्या जाएगी। तो ये देखिए डाइवर्स होती है, यानी ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म यौगिकों से संबंधित नहीं है। कौन सा गुणधर्म है जो यौगिकों से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिएगा ए में लिखा है प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थिर रहता है, बिल्कुल। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, नहीं। इसके अलावा साथियों तत्व अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल सही। नए पदार्थ के गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित नहीं है कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है भाई। यौगिक के घटकों को ना, केवल यौगिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका संबंधित नहीं होगा। अगला है, एल्युमिनियम एनोडीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। एल्युमिनियम के एनोडीकरण का प्राथमिक उद्देश्य होता है संक्षारण प्रतिरोध और दिखावट बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए। परमाणुओं के आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है सभी परमाणुओं का आकार समान होता है, गलत। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर की रेंज में होती है क्या, अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ये सही है। बी, परमाणु अणुओं से बड़े होते हैं, गलत। परमाणु क्या अणु से बड़े होते हैं क्या, नहीं, परमाणु तो सबसे छोटा होता है। परमाणुओं को साधारणतः सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यह भी गलत है यार। बी केवल सही होगा कि परमाणुओं का आकार नैनोमीटर की रेंज में होती है। सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से। जब इलेक्ट्रॉन
साझा होता किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण से। लिटमस पेपर के अलावा निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग विलयनों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? बताइए। लिटमस पेपर के अलावा निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग विलयनों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है भाई? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी और लाल पत्ता गोभी का रस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन का लक्षण है? कोलाइडल विलयन का लक्षण क्या है वो आपको बताना है। कण सूक्ष्मदर्शी से नीचे अदृश्य होते हैं, गलत। कणों को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। कण प्रकाश की किरण को प्रकर्णित कर देते हैं, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक धारावाही, देखो एक धारावाही सीधे चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा गया है, चालक पर लगने वाला बल कैसा होगा? बताइए। एक धारावाही सीधे चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो चालक पर जो लगने वाला बल होगा वो बिल्कुल शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, किसी पुष्प के मादा जनन भाग के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? किसी भी पुष्प के मादा जनन भाग के जो शीर्ष भाग होता है उसको स्टाइल यानी वर्तिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वर्तिका। वर्तिकाग्र नहीं, वर्तिका। कौन सा गुण निलंबन को कोलाइड से स्पष्ट रूप से विभेदित करता है? तो दीप्ति में प्रकाश प्रकीर्णन का अभाव, गलत बात है ये। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कणों का जमाव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कणों का जमाव, ये गुण जो है निलंबन और कोलाइड के सबसे स्पष्ट रूप से विभेदित करता है। अगला सवाल देखिएगा, देखिए न्यूटन बल का ऐसा मात्रक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक न्यूटन को मूल ऐसा मात्रक को यानी किलोग्राम, मीटर और सेकंड के रूप में व्यक्त करता है? तो देखिए एक न्यूटन बराबर क्या होता है साथियों? तो एक न्यूटन जो है ना, एक न्यूटन बराबर होता है केजी गुने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब आप किसी वृक्ष को हिलाते हैं तो फल किसके कारण गिरते हैं? जड़त्व के कारण गिरते हैं, लेकिन दो ऑप्शन है, एक गुरुत्व और विराम के जड़त्व के कारण कि गति के जड़त्व के कारण? गति के नहीं। देखो फल जो है ना वृक्ष पर है, तो फल चाह रहा है कि हम विराम में ही रहे, लेकिन जब इसको हिलाओगे तो वो विराम में ही रहना चाहेगा। जब पेड़ इधर आएगा तो ये टूट कर गिर जाएगा, यानी गुरुत्व के, विराम के, जड़त्व के कारण। बी करेक्ट है। चेहरे की त्वचा मुख्य रूप से किस उपकला उत्तक से बनी होती है? तो सल्की उपकला उत्तक से भाई, सल्की स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, यानी सल्की उपकला उत्तक से बनी होती है चेहरे की त्वचा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां क्या दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पेट्रोल का दहन। आगे देखिए अगला सवाल है, दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का भाई, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं आप। देखिए विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु का उपयोग जो है ये एनोड में किया जाता है, एनोड के रूप में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से न सुनाई देने का मुख्य कारण क्या है? छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई न देने का मुख्य कारण, देखो ध्वनि बहुत धीमी गति से यात्रा करती है, गलत। मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल बहुत छोटा होता है, हाँ ये एक कारण हो सकता है आपका। देखिएगा ये जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बी, ऑप्शन नंबर बी, कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल जो है ना ये बहुत छोटा होता है। देखिए कम दूरी पर ध्वनि की तीव्रता बहुत तेजी से कम हो जाती है, गलत। ध्वनि की आवृत्ति बहुत होती है, गलत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी भाई बताना है आपको। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m का मान आपको 500 दे के रखा है, g का मान 10 लेना है और h आपको दे के रखा है 20 मीटर। तो सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? अच्छा बोला है कितनी वृद्धि होती है ना, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, यही तो बोला है ना, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, यही आपको बताना है।
सही तो था यहाँ पर यार, 500 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसको सबसे पहले आपको जो है ना केजी में बदलना पड़ेगा। द्रव्यमान का ऐसा है मतलब किलोग्राम होता है ना, तो इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा आपको। तो 500 केजी, ठीक है, इसको जब किलोग्राम में आप बदलोगे तो साथियों 500 बटे 1000 जब करोगे ना आप, 500 बटे 1000 जब करोगे तो ये 0.5 केजी आपका आ जाएगा। अब लगाइए mgh, तो 0.5 इंटू 20 इंटू 10। तो अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 से 10 कट जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 100 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये 500 ग्राम है, ठीक है। इसको सबसे पहले केजी में बदलना पड़ेगा, उसके बाद mgh लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए सजीवों में, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है कि सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और आमाप में भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसके कार्य की सही तुलना करता है, बताइएगा। ए में लिखा लाल रक्त कोशिकाएं लंबी शाखित संदेश प्रेषित करती है, नहीं। तंत्रिका कोशिका गोल आकृति भोजन संचित करती है, तंत्रिका कोशिका लंबी आकृति होती है। अमीबा में लिखा है अनियमित आकृति गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक, बिल्कुल ये आपका सही है। पेशी कोशिका चपटी और डिस्क आकृति, यार गलत लिखी, ये तो लाल रक्त कोशिका का होता है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और आमाप में भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसके कार्य से की तुलना में सही तुलना करता है, तो ऑप्शन नंबर सी अमीबा अनियमित आकृति होती है, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है, बिल्कुल करेक्ट आएगा। जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः क्या उत्पादित होता है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्षण से पहले अयस्क के संवर्धन का क्या उद्देश्य होता है, तो निष्कर्षण से पहले अयस्क के संवर्धन का उद्देश्य यही होता है कि अशुद्धियों को दूर करना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है बीज प्रक्षेपण की प्रक्रिया किसमें सहायक होती है, बताइए। बीज प्रक्षेपण की प्रक्रिया किसमें सहायक होती है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी पौधों के नए भौगोलिक परिवेशों में उगने की। बीज प्रक्षेपण प्रक्रिया में देखो पौधे के नए भौगोलिक परिवेशों में उगने में सहायक होती है। अगला है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, उसका प्रतिबिंब लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो x का मान कितना होगा। x का मान बेसिकली आपको यहाँ पर निकालना है भाई, ध्यान से देखिएगा। दर्पण सूत्र आपको लगाना है साथियों, जो कि होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही तो होता है ना दर्पण सूत्र आपका। तो लगाइए दर्पण सूत्र जब आप यहाँ पर लगाओगे साथियों, तो देखिए फोकस दूरी कितना 1/f यानी 1/10 इक्वल टू 1/ देखो उत्तर दूरी पर रखा गया है, दूरी पर रखा गया है यानी u का मान आपको नेगेटिव में लेना है, तो -1/40 हम लिख सकते हैं, प्लस और प्रतिबिंब की दूरी आपको x सेंटीमीटर दे के रखा है, तो x सेंटीमीटर के जगह पर जो है ना हम 1/x हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल x लिख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली 1/x बराबर इधर आके ये देखो 1/x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1/x बराबर 1/10 तो पहले से था और प्लस 1/40 आपका हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लोगे आप 40 होगा, 10 इधर 4 हो जाएगा और इधर आपका 1 हो जाएगा, है ना। नहीं यार माइनस में आएगा ना ये, एक सेकंड फोकस दूरी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी -1/, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर देखो ये माइनस में आएगा ना, हाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली इसका आंसर जो है आपका देखो x का 1/x का मान जो है आपका क्या आ जाएगा 40/3 आ जाएगा, 40/3 प्लस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है साथियों, कौन सा कथन घ्राण सूचक का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इनमें से कौन सा कथन है जो देखिए घ्राण सूचक का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो एक पदार्थ जो अम्ल और क्षार में गंध बदलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह घटना जिसमें पादपों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां
उपयुक्त परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित होते हैं क्या कहलाती हैं? बताइए। वह घटना जिसमें पादपों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित कायिक प्रबंधन इसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, एक गोलीय दर्पण का उपयोग करके आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए? तो देखिएगा, अवतल दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच जब आप किसी वस्तु को रखते हो तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो साथियों देखिए आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का क्या हाल होता है जब उन्हें पर्यावरण में मुक्त किया जाता है? बताइए। जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जो होते हैं जब उन्हें पर्यावरण में मुक्त किया जाता है तो क्या होता है? वे सरल घटकों में विच्छिन्न हो जाते हैं क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है खुरदरे यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिकने यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या पृथक करता है? तो जो RER होता है इस पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदरा होता है। SCR पर यह अनुपस्थित होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रात में करंट अफेयर्स का क्लास आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।